हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्जाम के बारे में, यानी कि आईएएस सिविल सर्विस के बारे में। और आपने देखा होगा अभी तक हम लोग बहुत सारी क्लासें कवर कर चुके हैं। बस इतना कह सकते हैं यकीनन कि अगर आप लोग इन सभी क्लासों को कवर करते हैं तो आपके दिमाग में वो जो भी सवाल होंगे उन सबके बहुत ही आसान शब्दों में आपको जवाब मिल जाएंगे। और यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसे जाकर आप लोग कवर कर लीजिएगा, उन्हें देख लीजिएगा। फिर चाहे आपका पैटर्न हो, फॉर्म भरने से लेकर आप देखिए, चाहे प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, या आप देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इन सब पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप लोग नीचे पूछिएगा, फिर आपकी कोशिश रहेगी मेरी पूरी कि आपको जवाब दिया जाए। और मेरे लिए कोई सुझाव हुआ करे आपके पास तो वो आप लोग नीचे बता सकते हैं। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि हम लोग जब यूपीएससी एग्जाम के बारे में एक सामान्य बेस बना लेंगे, सामान्य जानकारी देख लेंगे, सिलेबस देख लेंगे, प्रीलिम्स का, मुख्य परीक्षा का, ऑप्शनल का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के हम लोग देखेंगे, प्रीलिम्स के भी देखेंगे और मुख्य परीक्षा के भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के देखते हैं। और प्रीलिम्स आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला आप देखते हैं कि आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, प्रश्न पत्र पहला, और दूसरा जो होता है उसे सी सेट कहते हैं। एक ही दिन में दोनों पेपर खत्म हो जाते हैं। पहले आप देखते हैं कि सामान्य अध्ययन पेपर पहला होता है और इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहता है, 200 नंबर का रहता है। और आप देखते हैं कि इसमें 4 सेट होते हैं ए बी सी डी के रूप में, लेकिन चारों में आप देखें कि क्वेश्चन समान रहते हैं, प्रश्न समान रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। मान लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन पहले नंबर पर होगा हो सकता है कि बी नंबर में, बी सेट में वो 25वें नंबर पर हो, 50वें नंबर पर हो, तो क्रम बदल जाता है। ठीक है। और माइनस मार्किंग होती है, याद रखिएगा। और जो पहला पेपर होता है इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो दूसरा सी सेट होता है उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप लोग जब OMR सीट भरा करें तो आप लोग बड़े ध्यान से भरा करिएगा। गलती हो जाती है कई बार, वो फिर सुधारने का कोई मौका नहीं रहता है। और जो अनुदेश दिए रहते हैं इन्हें भी आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। ठीक है। 100 प्रश्न दिए गए हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, और आप लोग अपनी भाषा चुन लीजिए। और आप देखिए कि आप लोग, अगर आपको हिंदी में परेशानी हो रही किसी क्वेश्चंस का पढ़ने में या समझ में नहीं आ रहा है तो उसका इंग्लिश वाला जो छपा होता है उसे भी पढ़ लिया करिएगा। ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि माइनस मार्किंग होती है, लेकिन आप लोग अगर किसी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं भरते हैं, तो ना तो आपको उसका नंबर मिलेगा और ना ही नंबर कटेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1/3 दंड के रूप में काटा जाता है अगर आप देखें गलत आप लोग लगा देते हैं। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भारत की संसद की बात होती है तो आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। और इसके लिए अगर संविधान का आर्टिकल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा भाग 5 में जाइए आप लोग, और 5 में जाकर आप लोग अध्याय 2 पढ़िए, संसद, पार्लियामेंट। इसमें अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करें तो आप देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। तो ये कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। मैं आप लोगों से पहले ही भी बोलता रहा हूं कि जो ये लाइन है ना, इसे बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, क्योंकि इस लाइन की वजह से आते हुए भी कई बार आंसर गलत कर बैठते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इसमें सही पूछा है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा आपका, तो आप लोगों को बता दूं इसमें ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आप देखेंगे निजी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो आप देखते हैं कि कोई जो मंत्री नहीं है उसके अलावा अगर कोई विधेयक लाता है, देखिए आप सीधी सी बात याद रखिएगा,
लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उसे विधेयक कहते हैं आप लोग। जैसे ही उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है वो कानून बन जाता है। तो यह किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री ना हो। एक मंत्री द्वारा पेश किए गए बिल को आप लोग सार्वजनिक बिल कहते हैं, ठीक है। और इससे कई बार पहले भी कई बार आप देखेंगे निजी बिल भी पारित होते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे आपको डी ऑप्शन लगा देंगे, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। ये इतिहास का क्वेश्चन है। और ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्थान हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांब का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांब और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे या नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें आपका कौन सा एक आप देखेंगे इसमें आपका तीसरा भी सही माना गया है। कई जगह आप देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों को एक तरह से घोड़े के साक्ष्य कम ही मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं एक तरह से। तो इसलिए आप देखिए आयोग ने पहले को भी सही माना है, तीसरे को सही माना है, लेकिन दूसरे को सही नहीं माना है, ठीक है। और सिंधु घाटी के लोगों को तांबा, कांस, चांदी, लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, इसलिए दूसरा गलत होगा। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। 1 और 3 कथन बिल्कुल सही है। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े ध्यान से उत्तर भी देना है, क्योंकि आते हुए भी हम लोग कई बार गलती कर बैठते हैं और एक ही 2 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप देखते हैं कि मेरिट से बाहर भी हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन से आपके सामने, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकॉग्निशन ऑफ पायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। तो आप देखेंगे कि पहला कह रहा है पारंपरिक श्रमिक, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि निर्माण कार्यों में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। बी कह रहा है दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना। सी कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना। और राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। तो इसमें आप देखेंगे कि तीसरे में आप लोग क्या लगाओगे? तीसरे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 4। ये कह रहा है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का, और नल्लामला वन का, नागरहौली राष्ट्रीय उद्यान का, शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। तो 4 में आप लोग क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का। तो इसमें ए ऑप्शन है। 5वां है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। तो विशेष अधिकारों का अभाव है, ए ऑप्शन इसमें आप लोग लगाएंगे। 5 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 18 आप लोग पढ़ते हैं, इस बात को ठीक भी करता है। समानता के अधिकार के तहत 18A ने भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले नाम मात्र विशेषाधिकार सैन्य या शैक्षिक को छोड़कर समाप्त कर दिए हैं। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला है 6वां, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पदार्थों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। आप लोगों से पहले भी बोलता रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन हुआ करे उन्हें आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। तो आप देखेंगे कि यह एक गैर सरकारी संगठन है और यूएनईपी के तहत कोई ब्यूरो नहीं है, इसलिए आप देखेंगे पहला बिल्कुल गलत है। और ट्रैफिक को ट्रैफिक कमेटी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एक स्टीयरिंग ग्रुप है जो ट्रैफिक के पार्टनर संगठनों WWF और IUCN के सदस्यों से बना है। यह विश्वव्यापी व्यापार निगरानी नेटवर्क पर विश्व स्तर पर काम कर रहा है। यह जंगली जानवरों पौधों में व्यापार पर अग्रिम ज्ञान के आधार प्रदान करने के लिए वन्यजीव व्यापार के रुझान, पैटर्न, प्रभावों और ड्राइवरों की जांच और विश्लेषण करने में माहिर है। तो इसमें आप देखेंगे केवल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, छठवें में बी होगा। और इस तरह के चाहे आप देखिए WWF हो या IUCN हो, इस तरह के छोटे छोटे संगठन रहते हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक क्लास रख लेंगे पूरी, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, हर साल क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इंग्लिश में भी छपा हुआ है, तो यही आप लोगों को सुविधा रहती है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका था। और आप देखते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं आप लोग 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि बड़ा एक तरह से संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसमें क्या रहेगा आपका? तो आप देखेंगे इसमें बी ऑप्शन रहेगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी कि आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहे। 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ और भी बदलाव हुए थे। संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अनुच्छेद 31 गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आप देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई थी। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। केंद्र को यह अधिकार दिया गया था कि वह जब चाहे तब राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। संसद को यह अधिकार दिया गया था कि यह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद हो। यह प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। तो इतना क्या हुआ था? बदलाव हुआ था संविधान संशोधन के तहत। चलिए, तो इसमें बी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा, क्या? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 3 तो गलत होंगे, स्वाभाविक सी बात है, एक ही सही होगा। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। इसमें आप लोग 8 में क्या लगाओगे? सी, अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के कुछ दावे हैं। और आप देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। हमारे यहाँ देखिए संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का सैद्धांतिकरण प्रदान करता है? देखिए, इन संगठनों के द्वारा जो आपके महत्वपूर्ण संगठन चर्चा में रहते हैं ना, उनके द्वारा जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं उन रिपोर्टों को भी याद रखा करिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका विश्व आर्थिक मंच, यूएन मानव अधिकार परिषद, यूएन वुमेन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइए 9 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्व आर्थिक मंच, यानी कि WEF की बात हो रही है। किसकी? WEF की बात हो रही है।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो आप देखेंगे जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों के अभिज्ञान की एक पहल है। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। तो सही इनमें से चुनना है आप लोगों को। 10 में क्या लगाओगे आप लोग? क्या 10 में क्या लगाओगे बताइए? कुछ लगाओगे या नहीं लगाओगे कि छोड़ दोगे? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि केवल दूसरा ठीक है। क्या है? यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों के अभिज्ञान की एक पहल है। तो 10 में आपका बी होगा। 10 में क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11। मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। यह 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है। प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन आप लोगों को चुनना है। तो एक तो आप लोगों को बता दूं कि पहला कथन बिल्कुल ठीक है। क्या है? पहला कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मौद्रिक नीति में केवल 6 सदस्य होते हैं। इसके लिए आप देखेंगे दूसरा गलत हो गया। और इसके अध्यक्ष बैंक के गवर्नर होते हैं, इसलिए आप देखेंगे तीसरा भी गलत हो जाता है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 12। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इन 3 कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो 12 में आप लोग क्या करोगे? आप देखेंगे कि पहला भी ठीक है 12 में और तीसरा भी ठीक है। 12 में क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? 12 में बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और दूसरा गलत है क्योंकि झांझों के अलावा ड्रम के रूप में जाना जाता है। ड्रम भी उपयोग किया जाता है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रियायतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे या थे? और लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। निम्नलिखित कूट में से का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो बताइए इसमें आप लोग क्या लगाओगे? 13 में क्या लगाओगे? आप देखेंगे कि आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। ठीक है। और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रियायतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसमें सी ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन है हम लोग देखें तो 14। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन सी लाभ हैं? यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा कह रहा है कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोगों से जैव उपचार द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। जैव उपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरों जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से सही आंसर आपको चुनना है। क्या करोगे 14 में? तो आप देखेंगे 14 में पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका होगा। 14 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 15। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ये आप देखेंगे कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति,
व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़तालों पर रोक। तो आप देखेंगे इसमें डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक की बात करता है। क्वेश्चन है 16, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। क्या है? तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 की बात हो रही है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूं कि संविधान की बात होती तो 26 नवंबर 1949 इस दिन कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आपका अंगीकृत हो गया था। और 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ था। इसलिए गणतंत्र दिवस आप देखते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी PDF आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर डली हुई है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। तो पहला आप देख रहे हैं कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इनमें से सही आपको चुनना है। क्या करना है? सही चुनना है। आप देखेंगे तो ना तो इसमें एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसमें आप लोग 17 में क्या लगा दोगे? डी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए सकारात्मक दायित्व हैं, मौलिक अधिकारों के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। और देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो कहा गया है वो सब राज्य पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो ना कर सकता है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 18, समाचारों में आने वाली डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किसे निर्दिष्ट करता है? बताइए। तो 18 में आप लोग क्या लगा दोगे? 18 में आपका EU की बात हो रही है। 18 में क्या? सी ऑप्शन, EU की बात हो रही है, ठीक है। ये सभी संगठन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यूरोपीय संघ भी आप लोग कहते हैं EU को। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यूरोपीय संघ द्वारा डिजिटल सिंगल मार्केट रणनीति अपनाई गई थी, इसलिए आप देखें चर्चा में रहा था। इसका उद्देश्य लोगों और व्यवसाय के लिए डिजिटल अवसर खोलना था। अगला क्वेश्चन है 19, ये क्या कह रहा है? भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? बताइए। ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको चांदीपुर में देखने को मिलती है। कहाँ? चांदीपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये उड़ीसा के उड़ीसा जिले में, उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और चांदपुर रक्षा मंत्रालय के स्थान पर एकीकृत स्थान है। और आप देखें जहाँ आकाश, सौर, अग्नि, पृथ्वी आदि की शुरुआत भी की गई है एक तरह से। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन होगा आपका। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होती हैं। और यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। इन तीनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको भी इसमें चुनना है। बताइए क्या करोगे, क्या चुनोगे? तो आप देखें कि इसमें केवल दूसरा ठीक है। क्या है? दूसरा ठीक है, पहला और तीसरा बिल्कुल गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन लगा देना आप लोग। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, अब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं कि मतलब इस साल पूछा गया तो अगले साल पूछ लेगा उसी तरह का क्वेश्चंस। आप देखते हैं नए नए क्वेश्चंस होते हैं। बस इसलिए कहा जाता है कि एक आपकी समझ में आ जाए कि अच्छा प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कहते हैं कि बार बार आप लोग पढ़ लिया करिएगा। 21 क्वेश्चन है। कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?
कुछ पौधों की परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप में से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। इनका सही उत्तर आपको चुनना है। 21 में आप लोग क्या लगाओगे? तो 21 में आप लोगों को बता दूं कि 21 में आपका पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है इसमें। ठीक है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट भी हो सकती है। तो 21 में आपका सी ऑप्शन रहेगा। 21 में क्या रहेगा? सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 22। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? और पहला कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तीसरा कह रहा है आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो 22 में आप देखेंगे कि 3 आप लोगों के पास कथन दिए गए हैं और इसमें से सही आपको चुनना है। क्या करना है? सही चुनना है। इसमें पहला ठीक है, दूसरा ठीक है या तीसरा ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे कि 2 और 3 ठीक है, लेकिन पहला इसमें गलत है। बढ़ती पौधों और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि में शैवाल खेती संभव है, इसलिए आप देखेंगे पहला गलत आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है हमारे सामने 23। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। ये पहला कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। बी कह रहा है छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्तअल्पता की घटना को कम करना। तीसरा कह रहा है बाजरा, मोटा अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपयोग को बढ़ाना। चौथा कह रहा है मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। इन चारों में से आप बताइए कौन सही होगा इसमें से? 23 में क्या लगाओगे? 23 में आप लोग लगाएंगे क्या? पहला ठीक है, इसमें दूसरा भी ठीक है, तीसरा और चौथा बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 23 में क्या रहेगा? 23 में ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था और एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इन दोनों कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो आप देखेंगे कि इसमें दूसरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला गलत है। 24 में आपका बी ऑप्शन है। 24 में क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अधिनियम में ट्रेड यूनियन को नियत वेतन व गठन करने का कोई प्रावधान नहीं था, तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 25 क्वेश्चन है हमारे सामने। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवभवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? परित्यक्त और एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था, निशेष तेल और गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। तो इनमें से सही आप लोग चुनिएगा। 25 में क्या रहेगा आपका? तीनों बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि 25 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे 25 में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप देखिए हिंदी में दिया रहता है, ऊपर नीचे आप देखेंगे इंग्लिश में दिया रहता है, तो जहां भी आप लोगों को अच्छा लगे जो भी उस हिसाब से आप लोग पढ़ा करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 26। ये कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था?
केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, और राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या डी कह रहा है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधार करना। तो आप देखेंगे 1927 में जो बटलर कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ठीक है, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? बताइए इसमें क्या लगाओगे आप लोग। तो 27 में आप देखेंगे हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों आप लोग पढ़िएगा, गलत हैं तीनों। ठीक है, तो इसमें 27 में ए ही लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन दोनों में से सही कथन आप लोगों को चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। किसमें? 28 में। तो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। दूसरा कह रहा है विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझा होगा तो आपको मालूम होगा कि दोनों कथन आपके बिल्कुल गलत हैं। ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन अमेरिकी सरकार की एक पहल है, ना कि संयुक्त राष्ट्र की। फ्यूसियल सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल गैर प्रसार विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है। तो इसमें आप डी ऑप्शन लगा देंगे। और जब आप लोग OMR सीट में गोला भरें तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा। ठीक है, वहाँ आप लोग बड़े बीच में ही रहे, पूरा आप देखिए गोला काला हो जाना चाहिए, बाहर भी ना निकले। ठीक है, और एक से ज़्यादा ना भर जाए गोले कि क्वेश्चन आपका गलत ही हो जाए। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? केवल निवासी भारतीय नागरिक, केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए। डी कर रहा है सशक्त बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। तो 29 में आप देखेंगे आपका क्या रहेगा? 29 में सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात आए हैं। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा 29 में। क्या रहेगा? 29 में। और इसमें आप देखेंगे 18 से 60 वर्ष के बीच के किसी भी नागरिक को शामिल किया गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद लागू किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 30, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा कह रहा है रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीसरा कह रहा है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इन तीनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। तो 30 में आप लोग क्या लगाओगे? 30 में आप देखेंगे कि आपका केवल दूसरा ठीक है, पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीस्ता नदी पोहोरी ग्लेशियर से निकलती है और दक्षिण से सिक्किम हिमालय के माध्यम से बहती है और नदी बंगाल की खाड़ी में सीधे प्रवाह नहीं करती है, यह ब्रह्मपुत्र के साथ विलीन हो जाती है जो अंततः बंगाल की खाड़ी में बहती है। और नदी रेजेंट तीस्ता नदी की मुख्य नदी उपनदी है और सिक्किम में सबसे बड़ी नदी भी है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन दोनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचेत होता है जिससे डेंगू संचेत होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो आप देखेंगे इसमें दोनों कथन आपके बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और इजिप्त मच्छर प्रजातियों में मच्छरों के काटने के माध्यम से फैलता है। ठीक है, यह एक ही प्रजाति के हैं जो डेंगू, पीला बुखार और चिकनगुनिया को संचारित करते हैं। और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 32, एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें दो कथन दिए गए और दोनों में सही कथन आपको चुनना है।
मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिन्ह अनिवार्य है। एगमार्क के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे 32 में? तो आप देखेंगे कि 32 में पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा आप देखेंगे गलत है। तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन होगा। और वास्तव में 2010 में मोटर वाहन टायर और ट्यूब के लिए BIS को अनिवार्य बनाया गया था। कृषि उत्पाद के लिए विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा एगमार्क जारी किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे दूसरा कथन बिल्कुल गलत था। ए ऑप्शन इसमें ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? दो कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आप लोग चुनिएगा। और 33 की पूछ रहा है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिससे में उनके उत्पादों की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो आप देखेंगे दोनों कथन बिल्कुल ठीक है इसमें। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 34। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए। और इसमें दो कथन आपके सामने दिए गए, सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन कह रहा है कि यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते की प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और दूसरा कह रहा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय के लिए केंद्रक अभिकरण है। तो 34 में आप देखेंगे क्या होगा? 34 में आप देखेंगे आपके दोनों कथन बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग 34 में लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 35। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंसा। इनमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आप लोगों को। बताइए इसमें क्या होगा? तो 35 में आप देखेंगे क्या लगाओगे आप लोग? तीनों बिल्कुल सही है, तीनों का नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? दो दिए गए, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। संविधान के भाग 4 का में आप देखते हैं कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक क्या कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो 36 में आप देखेंगे कि ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा इसमें। क्या लगाओगे? डी ऑप्शन लगाओगे किसमें? 36 में। मौलिक अधिकार कानूनी कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, उन्हें लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया भी नहीं है, आप सभी जानते हैं। ये तो आपके कर्तव्य हैं, आप लोगों को अपने कर्तव्य निभाने भी चाहिए। यही है, जब आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। अगला है 37। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। इन तीनों में सही सम्मिलित कौन सा है? बताइए। तो आप देखेंगे कि किसका? 37। इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। आप देखेंगे मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी और इससे कौन कौन जुड़ा था? M.B. राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यैयर और P. आनंद चामारू। ठीक है, तो आप देखेंगे इसलिए दूसरा बिल्कुल गलत है। इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 38। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। बताइए इसमें। आप देखेंगे कि 38 में आपका बी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा 38 में। क्या होगा? बी।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगी। बाकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देखने को मिलेगी, तो इसमें भी लगा देना। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वो इन दोनों में से सही कथन आप लोग चुनिएगा। बताइए क्या करोगे इसमें। QCI का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो आप देखेंगे इसमें दोनों बिल्कुल ठीक है। क्या है, दोनों बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1997 में संयुक्त रूप से भारतीय उद्योग परिसंघ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मंडल के संघ और वाणिज्य उद्योग के संघ के चैम्बर द्वारा किया गया था इसका स्थापना। तो सी ऑप्शन होगा आपका। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। 3 कथन दिए गए। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना। इन तीनों में से कौन सही होगा। तो आप देखेंगे पहला बिल्कुल ठीक है और आप देखेंगे दूसरा बिल्कुल ठीक है, इनका उद्देश्य है। तीसरा लेकिन गलत है। तो आप देखेंगे 40 में क्या होगा आपका, 40 में ए ऑप्शन, 40 में ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 41। आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रथम एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में 2006 में संपन्न हुआ, जिसका विषय उभरते शहरी रूप, नीति प्रक्रिया और शासन संरचना था। दूसरा है, भारत सभी वार्षिक मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन की मेजबानी ADB और APEC और आसियान की सहभागिता से करता है। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। बताइए। तो इसमें आप देखेंगे आपका क्या होगा। 41 में आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों आपके गलत हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। 41 में आप लोग क्या लगाओगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ए विजन फॉर सस्टेनेबल शहरीकरण में एशिया प्रशांत द्वारा 2000 आप देखेंगे विषय पर 2006 में भारत में पहली APH का आयोजन किया गया था। 2016 में आयोजित होने वाले 6वें ये आप देखें विषय था, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, भारत के अलावा तेहरान, ईरान, सोलो, इंडोनेशिया, अम्मान, जॉर्डन, सोल, दक्षिण कोरिया में FQज आयोजित किए गए। चलिए, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या क्रियाशील बनाता है बताइए। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी कह रहा है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों का। और सी कह रहा है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी कह रहा है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो इसमें ए ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा 42 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे और लगभग 2 दशक में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। FDI अंतर प्रवाह में भारी वृद्धि होगी। निर्धन व्यक्तियों को उपदानों का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 43 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 44। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं चर्चा में। ब्रह्मांड का परीक्षण और बौद्ध और सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह का स्थापन और पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो आप देखेंगे 44 में आप ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, यानी कि 44 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 45। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है बताइए। 45 में आप लोगों के सामने क्या दिए गए, 3 कथन दिए गए हैं और सही कथन चुनना है। विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध
रोध, सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। 45 में आपका डी होगा, यानी कि तीनों बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 46। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। सी कह रहा है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और डी कह रहा है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। बताइए, तो इसमें आप देखेंगे कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सी ऑप्शन होगा आपका 46 में सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 47। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। बी कह रहा अधिकार व्यक्तिगत है पर अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। सी कह रहा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। डी कह रहा राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखेंगे 47 में आपका अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन, क्या ए ऑप्शन आपका 47 में बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 48। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो 48 में आप देखेंगे ए, उद्देशिका को अगर आप लोग पढ़ लेना तो पूरा संविधान एक तरह से उसका प्रतिबिंब आपको दिख जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 49। यदि आप कोहिमा से क्वेट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? 6, 7, 8, 9। बताइए 49 में क्या लगाओगे? 49 में आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि 7 होंगे। क्या होंगे? 7 होंगे। इसमें नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल देखने को मिलता है, 7 राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 50। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपको बता दूं कि 50 में डी, तीनों होंगे आपके। क्या होंगे? तीनों आपके होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 51 क्वेश्चन अगला है हमारे सामने। एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? बताइए, काकीनाडा या मुट्टुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूर। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका मुट्टुपल्ली होगा। 51 में बी होगा। 51 में क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 52। भूमंडलीकरण जलवायु परिवर्तन संधि, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह यूरोपीय संघ की पहल है, या लक्षाधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तीसरा कह रहा है इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। बताइए इसमें क्या लगाओगे आप लोग? किसमें? 52 में आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा बिल्कुल गलत है। 52 में आपका ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है। और आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में WRI और WBCSD कार्य के बाद से हो रहा है। तो इसका आप देखेंगे तीसरा इसलिए गलत है आपका। चलिए तो आप देखेंगे इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा ही ठीक है। 53। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और आप देखें दोनों में से सही चुनना है। 2 कथन है। स्वतांत्रिक और सममितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि दिग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु आप व्यक्त
रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो 53 में आप देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि दूसरा केवल ठीक है और पहला गलत आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें बी ऑप्शन लगा देंगे। ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं दोनों, ये सौतांत्रिक और संवेती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54, ये भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा में है? आप लोगों को पहले भी बोला है, कहीं भी आप लोग कुछ पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, तो आप लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा, लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। अब भूमध्य सागर को अगर आप लोग देखें तो जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। किसमें? 54 में। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका 30 लेबनान है और सीरिया आपको देखने को मिलेगा, जॉर्डन, इराक नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, 54 में सी होगा, 54 में सी आप लोग लगाएंगे। चलिए एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आप देखते हैं एशिया में, और यहाँ आप लोग देखें तो भूमध्य सागर हो गया, ये आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए ये फारस की खाड़ी हो गई, ओमान की खाड़ी हो गई, ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे, देखिए ये आपका भूमध्य सागर। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे अल्जीरिया है, अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, साइप्रस, क्रोएशिया, फ्रांस में से इटली, इजराइल, ग्रीस, लीबिया, लेबनान, मोनाको, मोरक्को, स्लोवेनिया, मोंटेनेगो, सीरिया, स्पेन, तुर्की, ट्यूनीशिया, ये सब देश लगते हैं यहाँ। ठीक है, ये भूमध्य सागर फैला हुआ है। तो इन्हें आप लोग मैप का सहारा लेकर अगर विश्व भूगोल को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से इनके बारे में याद कर पाएंगे। अब देखिए भारत के बारे में पूछ ले कि आप देखिए भारत से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और देखिए जलीय सीमा हमारी श्रीलंका से लगती है, पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, चाइना, भूटान से लगती है, तो सिक्किम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये सब मैप का सहारा होता है और मैप का आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप लोग भूलते भी नहीं है, आसानी से उसका जवाब भी दे पाते हैं। तो फिलहाल आप लोग 54 में क्या लगाए होंगे? 54 में सी लगाए होंगे। 54 में क्या लगाए होंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 55, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग का एक अंग है, वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4 लाख करोड़ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इसमें आपका ना तो एक सही है और ना ही दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है, यानी कि आपका 55 में डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी। और नीति आयोग की बात हो रही है, नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आई थी और सेबी के नियमों के तहत राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया गया है, या निजी एक तरह से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ना तो एक सही है ना ही दो सही है। 56, अगला क्वेश्चन है 56, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये आप देखेंगे एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का उपक्रमण है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए 7 क्रेडिट से वित्त पोषित होता है। एक गैर सरकारी क्षेत्र को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सहकारी, गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। सी कह रहा है आपका OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी निवेश संग्रहित करने की क्षमता है। यह आप देख रहे हैं कि UNCTAD द्वारा वित्त पोषित उपक्रम है, जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें 56 में आप लोग खैर क्या लगाओगे ये आप लोगों को बताना है। तो 56 में आपका बी ऑप्शन होगा, यह गैर सरकारी क्षेत्र को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। अब आप लोग बताइएगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विश्व बैंक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? विश्व बैंक की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक। और इनसे आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्या है, पूछे जाते हैं। बॉस्टन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देते हैं। ठीक है, तो 56 में फिलहाल आप लोग क्या लगा दोगे? 56 में बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 57। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बताइए इसमें से आप लोग क्या लगाओगे? 57 में तो सी होगा आपका। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में वो दाखिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए कि उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसे शामिल होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आप देखिए गुजरात से आते हैं, वो बनारस से चुनाव लड़े, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इन दोनों में से सही कथन चुनना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो 58 में आप देखेंगे, 58 में आपका पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, बाकी आप देखेंगे पहला गलत है और दूसरा गलत है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में। हिमालय जम्मू कश्मीर, लद्दाख देखिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैली हुई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें केवल बी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है 59। जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों की आकलन के लिए। सी ऑप्शन इसमें, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, बीओडी एक विशिष्ट समय अवधि में कुछ तापमान पर दिए गए पानी के नमूनों में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। तो इसमें सी होगा आपका। क्या लगाओगे? 59 में क्या लगाओगे? सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 60। ये क्या कह रहा है? बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को आज्ञापित किया गया है और वह सामाजिक पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसी कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को अपर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। इसके साझीदार सिर्फ सरकारें और स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। और तीसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता का तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या सही होगा, बताइए 60 में क्या सही होगा? तो 60 में आप देखेंगे कि पहला भी ठीक है आपका और एक तीसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है। 60 में पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। यूएन आवास समुदाय न केवल सरकारों, स्थानीय शहरी प्राधिकरण बल्कि एनजीओ, ट्रेड यूनियन, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, स्वदेशी लोगों, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थान आदि के साथ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 60 में क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन लगा दोगे। 61। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता के अधीन फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। बताइए इसमें क्या करोगे भाई? तो इसमें आप देखेंगे कि 61 में आप लोग 61 में क्या होगा? दूसरा कथन ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन होगा। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन होगा आपका। एक एनएसक्यूएफ के तहत एक शिक्षार्थी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों सीखने के माध्यम से प्रमाणीकरण
प्राप्त कर सकता है, इसलिए आप देखें पहला गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 62। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों में विभाजित, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समूह, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, या डी कह रहा है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजित करना। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? इसमें आप देखेंगे प्रांतों के प्रत्यायोजित विषय के 2 प्रवर्गों में विभाजन करना, यानी कि 62 में आपका डी होगा। 62 में क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 63। नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। दूसरा क्या है? नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। इन दोनों में सही आपको चुनना है। तो 63 में आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि डी ऑप्शन है। दोनों गलत हैं, इसमें दोनों गलत हैं आप देखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एक पहल है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा त्वरित और कुशल कैरियर संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए एक मिशन मोड परियोजना के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संचयन पद्धति का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? यह सरकारों द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना की पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी बैंक एलवेंसी एंड बैंक करंसी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। तो आप लोग को देखेंगे इसमें आपका 64 में क्या होगा? 64 में आपका बी ऑप्शन होगा। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। 64 में आपका बी होगा, 64 में बी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 कथन दिए गए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन G20 के समूह देशों की एक अनोखी पहल है। CCAC मेथेन काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। इन दोनों में से सही चुनना है आपको। तो 65 में आप देखेंगे दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 65 में डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि CCAC कई सरकारों की एक गठबंधन है और जिसमें अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से मेथेन काली कार्बन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ गठबंधन के साझेदार देश हैं। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन होगा। अगला है 66। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागरीय पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होता है और IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे 66 में आपका बी ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ये आप देखेंगे कि ए ऑप्शन कह रहा है इसमें आपसे कि आप लोग चले जाइए भीतरकनिका मैंगो चंबल नदी में, पुलिकट झील में, दीपर बिल में। तो 67 में आप देखेंगे कि आप लोग बी ऑप्शन चंबल नदी में चले जाइए आप लोग, तो वहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारे सामने 70। अगला क्वेश्चन है, माफ करिए 67 के बाद 68। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित में से पर विचार करिए। और प्रारंभिक IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर के क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा चाहता है। इन दोनों में से सही कौन सा है? तो आप देखेंगे इसमें बी ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है लेकिन पहला गलत है। 68 में आपका बी है, 68 में बी है, 68 में क्या है? बी है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 79, 69, 79 नहीं कहा, 10 सीधे भाग रहे हैं। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रयास चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में। ये सभी गुफाएं हैं, क्या है, गुफाएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 69 में कितना होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल अजंता में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 70, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परंपराएं हैं, समुदाय हैं। चलिया साहिब उत्सव सिंधियों का है, नंदराज जात यात्रा गोंडों का है, बारी वारी करी संथालों का है। इनमें से सही सम्मिलित आपको करना है 70 में। तो 70 में आप देखेंगे कि पहला ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं आपके। चलिया साहिब उत्सव सिंधियों का है, 70 में ए होगा आपका। 70 में क्या होगा, ए। और नंदराज जात यात्रा उत्तराखंड में घरवाली और कुमा उन्हीं लोगों द्वारा मनाई जाती है। वारकरी संप्रदाय द्वारा मनाई जाने वाली है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें ये ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला है 71, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। इनमें से सही कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपको बता दूं कि 71 में आप देखेंगे सी, 1 और 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, 1 और 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, दूसरा गलत रहेगा। 71 में सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाली ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। इनमें से सही कथन आपको चुनना है 72 में। तो 72 में आप देखेंगे केवल तीसरा सही है, पहला गलत है और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा गलत। तो इसमें आप देखेंगे 72 में बी का ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 72 में भी 73, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन, लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, ब्रोमीनित वनस्पतिक तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। बताइए इनमें से सही सम्मिलित कौन सा है। 73 की बात कर रहा हूं, तो इसमें तीनों आप देखेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 74, कार्बनिक विकास उत्सर्जी डायोड ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शनों की तुलना में OLED प्रदर्शित किए किस प्रकार लाभकारी है। तो OLED प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक स्तरों पर संरचित किया जा सकता है। OLED के प्रयोग से वस्तु में अंतः स्थापित उपरिविलनीय प्रदर्शन बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग में पारदर्शी प्रदर्शन संभव है। तो आप देखेंगे कि इसमें 74 में कौन सा सही होगा। 74 में आप देखेंगे कि आपका तीनों बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल तीनों सही। चलिए अगला 75, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे केवल अरसवल्ली आप लोगों को देखने को मिलेगा। 75 में ए आप लोगों को देखने को मिलेगा। 75 में क्या है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 76, कौन सा नंबर का है, 76 नंबर। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। और पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। इन दोनों में सही कथन कौन सा है, बताइए। तो आपको बता दूं, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों आप देखते हैं गलत आपको देखने को मिलेंगे। किसमें, 76 में।
इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके यहाँ चाहे लोकसभा का सदस्य हो या आप देखिए विधानसभा का सदस्य हो, अगर 10 खड़े हुए हैं तो 10 में जिसे भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, चाहे वो 50% से कम हो या आप देखिए चाहे ज़्यादा हो, उसका जीतना तय रहता है। सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को वोट पड़ते हैं वही चुनाव जीत जाता है। इसमें 50% की सीमा नहीं रखी गई है, अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए कि आप सोच लीजिए 100 वोट हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपके क्षेत्र में, और विधायकी का चुनाव आप देखिए 10 लोग लड़ रहे हैं। अगर आप देखिए कि किसी को 20 वोट मिल गए और बाकी को आप देखिए 19 19 18 18 17 बाकी वोट मिले, तो वो 20 वाला चुनाव जीत जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि 100 में से 50 वोट पाना अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरा आप लोग याद रखिए, लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन होगा। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपकी विधायकों के द्वारा होता है, और राज्यसभा सदस्य आपको बनना है अगर, तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, और विधायक आपको बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम उम्र 25 साल रखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? जीडीपी में कृषि का अंश बेहद रूप से बढ़ गया है, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है, एफडीआई का अंतर्वाह बढ़ गया है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बेहद रूप से बढ़ गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। किसमें? 77 में। तो 77 में आप देखेंगे कि आपका क्या है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है और 4 ठीक है। पहला कथन इसमें गलत है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में आप देखते हैं कि बढ़ोतरी नहीं हुई, घटी है, तो आप देखेंगे इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 77 में आपका बी रहेगा, 77 में बी। क्वेश्चन है 78, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? जैव डिम्बनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं का जननीय क्लोनिंग, रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो 78 में आप देखेंगे कि आपका सी होगा, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, ठीक है, 78 में सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 79। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन के संबंधन में सहायता करता है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ की है। इन दोनों में से सही आंसर आपको चुनना है। 79 में सही आंसर आपको चुनना है। तो 79 में आपके दोनों सही है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। रुपए कार्ड आप लोग देखते हैं ना, रुपए, उसी की बात हो रही है। अगला है 80। एम स्ट्रेपेस शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? वन्य प्राणी जात का वध प्रजनन, बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव, स्वदेशी उपग्रह दिग्चालन और प्रणाली, राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो 80 में आप देखेंगे कि आपका बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव। तो इसमें क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। किसमें? 80 में, ठीक है। और एम पट्टियां टाइगर्स गहन संरक्षण पारिस्थितिकी स्थिति की निगरानी प्रणाली के लिए एक तरह से यह सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप है, जो देश में बाघ की निगरानी के लिए करता है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 81। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के क्रियान्वयन किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? 2017 में आया था जीएसटी, आपको मालूम होगा। यह भारत में बहुप्राधिकरणों द्वारा वसूल किया जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। दूसरा कह रहा है यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीसरा कह रहा है यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बेहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। तो 81 में आप लोग क्या लगाओगे? 81 में आप देखेंगे पहला केवल ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। किसमें? 81 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 81 में आपका केवल पहला कथन ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 82।
ये क्या कह रहा है? व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार। कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, संघाई सहयोग संगठन। तो ये आप देखेंगे कि आपका 82 में ए होगा, यूरोपीय संघ के। और आप देखते हैं कि 2007 से ये वार्ता चल रही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने की करार का अनुसमर्थन किया है। TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ है। इनमें से तीन में से कौन सही है, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा इसमें आप देखेंगे गलत है। किसमें? 83 में ए होगा, ठीक है। और ये 2017 फरवरी 2017 में लागू हुआ था। अब आपको होगा कि WTO के बारे में बता देंगे ये, क्योंकि WTO हो या इस तरह के कोई भी संगठन हो, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 84, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे। सी कह रहा, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और डी कह रहा है, पाकिस्तान, ईरान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि मालूम होगा, आप लोगों ने सी ऑप्शन लगा दिया होगा। क्या? सी ऑप्शन लगा दिया होगा। किसमें? 84 में आपका सी। अगर आप लोग ईरान को देखना चाहें ना, तो देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में, यहाँ आप देखेंगे ईरान, यहाँ चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत ने किया है। तो सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 85, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधित अधिदेशात्मक है? सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉर्पोरेट निकार, बॉडी कॉर्पोरेट। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपको बता दूं 85 में आपके तीनों होंगे, तीनों के लिए है। और आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। कई बार साइबर अटैक भी होते रहते हैं, चाइना भी करता रहता है। तो इसमें आप देखेंगे 85 में आपका डी होगा। 86, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। मूलभूत अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो आप सभी जानते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। आप चुनाव लड़ सकते हैं और वोट देने का अधिकार भी है आपका। तो 86 में आपका सी है। अगला है 87, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? न्यूट्रॉनों का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, विक्षेपण शास्त्र, रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का संसूचन करना, हमारी संचार प्रणालियों पर सौर विज्वाल सोलर फ्लेयर के प्रभाव का अध्ययन करना है। तो 87 में आप देखेंगे बी होगा, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। 87 में आप लोग बी लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने कौन सा? 88, विद्यांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन चुनना है। प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता करना, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तीसरा कह रहे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहन करना। तो 88 में आप देखेंगे कि केवल दूसरा ही ठीक है। निजी क्षेत्र के समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ाना है। यानी कि आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। किसमें? 88 में आपका केवल ए ऑप्शन ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यालयों को सरकारी स्कूलों में एक तरह से अच्छे शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यांजलि योजना का शुभारंभ किया है। चलिए, तो ये ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। केवल दूसरा कथन ठीक था। 89 क्वेश्चन से अगला 89, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है?
स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदाय से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। सी कह रहा है भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त बनाना। और डी कह रहा है ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देखभाल और शिक्षा की विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। बताइए 89 में क्या लगाओगे? 89 में आपका बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल ठीक। क्या होगा? बी। उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। 89 में बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 90। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है और निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। इनमें से सही कथन बताना है। तो आपको बता दूं, इसमें से केवल तीसरा कथन ठीक है, बाकी आप देखते हैं पहला गलत है, दूसरा गलत है। क्योंकि आप देखते हैं कि 3 सदस्य रहते हैं इसमें, एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और इसकी ये संवैधानिक संस्था है, ये आप जानते होंगे, यही चुनाव के कार्यक्रम तय करता है आपके, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 90 में आपका डी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 91। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया तो इसका निहितार्थ क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये पहला कह रहा है कि इससे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होता है जैसा कि बाघ को है। बी कह रहा है इसका अब वन्य जीवों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंद संरक्षण के अंतर्गत हैं, अब इसके लिए इसके विलोपन को रोकना असंभव है, या भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। और डी कह रहा है इस संदर्भ में उपयुक्त बी और सी दोनों सही हैं। तो आपको बता दूं कि 91 में आप देखेंगे इसे ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इससे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को है। तो 91 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक तरह से आप देखिए संरक्षण प्रदान करना है इसका, जो गंभीर और इसके तहत अपराध ये गंभीर भी है। ठीक है, अगर कछुओं का आप देखिए अवैध व्यापार करते हैं, मारते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने 92। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के विज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने की पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा 92 में ए ऑप्शन, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। एक आप देखते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आप लोग देखते हैं और सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई है उसकी, और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और इनमें जो आप लोग न्यायाधीश देते हैं ना, उनका सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। अगला है 93। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इनका सही कालानुक्रम आपको क्या है इनका? रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत जोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें आप देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल शाही भारतीय नौसेना में विद्रोह 1946। तो सबसे पहले आप देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर आप देखेंगे रॉयल। 3-2-1 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 93 में आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। इन दोनों में से सही कथन कौन सा है? बताइए आप लोग। तो आप देखेंगे कि 94 में आपका डी ना तो एक सही है और ना ही
दूसरा सही है, 94 में डी होगा। अब आप लोग कहोगे कि जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। और इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इकोनॉमी को पढ़ा करिएगा, वो बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। और जीडी का मतलब का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम लोग कहते हैं। और जीडीपी से किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और देश की आर्थिक स्थिति को समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें डी लगा देना 94 में। और इसीलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होने वाला है। अगला है क्वेश्चन 95। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? बताइए कहाँ के लिए? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप देखेंगे 95 में आपका बी, कूनो पालनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। 95 में बी आपको देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है कूनो पालनपुर। ठीक है, बी आपका ठीक है। क्वेश्चन है 96। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 96 में बी होगा, यानी कि पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन दूसरा इसमें गलत होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो क्या है, राष्ट्रपति के नियम मामले में राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित कर देते हैं। इसके अलावा ये स्थानीय निकायों के विघटन का कारण नहीं है, मंत्रियों की पारिषद खारिज कर दी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि आवश्यक नहीं है, क्या क्या नहीं है, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना इसमें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 97। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिएगा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आप देखते हैं कि 97 में आप देखेंगे कि पहला ठीक है और एक 4 भी ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 97 में सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 98। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो आप सभी जानते हैं कि कौन है, सुमात्रा देखने को मिलेगा। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिनके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी कह रहा है कि सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी कह रहा है एक शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हसोन्मुख दशा में हो। तो आप देखेंगे कि 99 में आपका सी होगा, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। 90 में आप लोग क्या लगाएंगे, सी। क्वेश्चन है हमारे सामने अंतिम और 100। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो 3 होंगे, एक नहीं होगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। बी कह रहा है केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी कह रहा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और डी कह रहा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो आप देखेंगे इसमें आपका डी होगा, बाकी 3 तो होंगे, डी नहीं होगा। तो लेकिन नहीं पूछा है तो डी आप लोग लगाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो नहीं या है, सत्य है या असत्य है, ये बड़ी ध्यान से पढ़ा करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से कई बार आते हुए भी क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2017 का प्रीलिम्स का पहला पेपर हम लोगों ने देख लिया है। और देखिए इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, चाहे वो सी सेट की हो या आप देखिए पहले पेपर की हो, सामान्य अध्ययन। लेकिन हम लोग पहले पेपर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरे पेपर को आप लोग देखते रहिए, उसमें केवल क्वालिफाई करना होता है। और ये आप देखिए कच्चे काम के लिए जगह रहती है, ये आप लोग यहाँ
अपना गुणा भाग लगा सकते हैं। वैसे जीएस में तो कम ही पड़ता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप इस बात को तो जानते होंगे, फिर भी अगर पड़ती है तो काम कर सकते हैं इस पर। चलिए, तो कोई आपका सवाल रह गया हो और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर उसे बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग 2018 का प्रीलिम्स का पहला पेपर देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग।